तलाकशुदा पति को मजदूर कहकर चिढ़ा रही थी डीएसपी पत्नी। पति निकला जिले का कलेक्टर। दर्शक मित्रों, हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनकी गरीबी, उनके छोटे काम से आंकने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वक्त का पहिया जब घूमता है ना, तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। आज की कहानी एक ऐसी ही पत्नी की है जिसे अपनी वर्दी, अपने ऊंचे पद का इतना अहंकार हो गया कि उसने अपने ही पति को नौकर समझकर बीच सड़क पर अपमानित कर दिया। यकीन मानिए, आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि वक्त से बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन शहर के एक छोटे से कॉलेज में दो नौजवान पढ़ते थे, आकाश और मीरा। आकाश एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। फटे हुए जूते, साधारण सी कमीज, और वो एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आता था जहां शाम की रोटी के लिए सुबह पसीना बहाना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर थी मीरा, एक बड़े रईस खानदान की बेटी। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, महंगे शौक थे, लेकिन उसे आकाश की सादगी से प्यार हो गया। कॉलेज की लाइब्रेरी की वो मुलाकातें धीरे धीरे गहरी दोस्ती और फिर अटूट मोहब्बत में बदल गई। अब कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। मीरा के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मीरा, ये लड़का गरीब है, ये तुझे वो ऐसो आराम नहीं दे पाएगा जिसका तुझे शौक है। लेकिन तब मीरा की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा था, पापा, मुझे पैसा नहीं, मुझे आकाश का साथ चाहिए। वो मेहनती है और एक दिन हम मिलकर अपनी दुनिया जरूर बनाएंगे। दोस्तों, आकाश और मीरा ने सादगी से मंदिर में शादी कर ली। शुरुआत के दिन बहुत ही खूबसूरत थे। आकाश एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता था उससे मीरा के लिए उसकी पसंद की मिठाई या छोटा मोटा तोहफा जरूर लाता था। आकाश खुद पुराने कपड़े पहन लेता, लेकिन मीरा की खुशियों में कोई कमी नहीं आने देता था। एक दिन मीरा ने आकाश से पूछा, आकाश, मेरा सपना है कि मैं पुलिस अफसर बनूं, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूं। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा का हाथ थामकर कहा, मीरा, तुम्हारे सपनों के लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। तुम पढ़ाई करो, घर का खर्चा मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, अगले 3 सालों तक आकाश ने दिन रात एक कर दिया और अपनी छोटी सी नौकरी के बाद वो पार्ट टाइम काम भी करता था ताकि मीरा की महंगी कोचिंग की फीस और किताबों का खर्चा निकाल सके। उसने कभी खुद को थकने नहीं दिया। जब मीरा रात भर पढ़ती तो आकाश जागकर उसके लिए चाय बनाता था। दोस्तों कहते हैं, रिश्तों की नींव पैसों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के संघर्ष के सम्मान पर टिकी होती है। जिस दिन साथी के पसीने की गंध बुरी लगने लगे, समझ लेना कि मोहब्बत का अंत करीब आ गया। आखिरकार आकाश की मेहनत और मीरा की लगन रंग लाई। मीरा का चयन डीएसपी के पद पर हो गया। पूरे उज्जैन में ढोल नगाड़े बजे। आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उनके दुखों के दिन खत्म हो गए, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस वर्दी को लाने के लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही वर्दी एक दिन उसके घर की खुशियों को निगल जाएगी। जैसे ही मीरा ने कंधे पर सितारे लगाए, उसका वर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सरकारी गाड़ी में चलने लगी थी। उसके आगे पीछे सिपाही घूमते थे। जब वो घर आती तो उसे आकाश की वो छोटी सी नौकरी बेकार लगने लगती। उसे लगने लगा कि एक डीएसपी का पति एक मामूली क्लर्क या छोटा मोटा काम करने वाला कैसे हो सकता है। मीरा के मायके वाले, जो पहले इस शादी के खिलाफ थे, अब फिर से सक्रिय हो गए। उसकी मां ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। बेटी, अब तू अफसर है, बड़े बड़े लोग तेरे सामने झुकते हैं। जब तू पार्टियों में इस गरीब पति को लेकर जाएगी तो लोग पीठ पीछे हंसेंगे। लोग कहेंगे कि देखो, इतनी बड़ी अफसर का पति कितना साधारण है, कितना गरीब है, ये रुतबे के लायक नहीं है। मीरा की सहेलियां जो बड़े घरों से थी,
वे भी उसका मजाक उड़ाती थी। मीरा, तेरा पति तो अभी भी वही पुरानी बाइक चलाता है, हमारे पति तो बिजनेस ट्रिप पर विदेश जाते हैं, तू इसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? धीरे धीरे मीरा के मन में अहंकार का जहर घुलने लगा। अब वो घर आती तो आकाश से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर आकाश प्यार से उसके पास बैठता तो वो चिढ़कर कहती, हटो यहां से, दिन भर फाइलें देख देख कर थक जाती हूं और तुम्हारी ये छोटी मोटी बातें सुनकर मेरा सिर और दुखने लगता है। आकाश समझ गया था, लेकिन वो चुपचाप सब सहता रहा। उसे लगा कि शायद काम का बोझ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मीरा के विभाग की एक बड़ी पार्टी थी। आकाश ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और मीरा के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नफरत से कहा, तुम इस होलिये में मेरे साथ चलोगे? वहां बड़े बड़े नेता और अफसर आएंगे। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम एक मामूली दुकान पर हाथ बटाते हो, छोटी नौकरी करते हो, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बेहतर होगा कि तुम घर पर ही रहो। नौकरों के बीच तुम्हारी जगह ठीक नहीं है। नौकरों के बीच तुम्हारी जगह ठीक है, मेरी महफिल में नहीं। आकाश के कलेजे पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे पर जुबान पर खामोशी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, ये वही हाथ हैं जिन्होंने मजदूरी करके तुम्हारी फीस भरी थी। क्या आज ये हाथ तुम्हारे साथ चलने के लायक भी नहीं रहे? मीरा ने चिल्लाकर कहा, एहसान मत जताओ, जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, पर आज मैं जहां हूं वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए एक बोझ बन चुके हो। दोस्तों, अगले ही हफ्ते मीरा ने अपने परिवार के दबाव और अपने घमंड के नशे में चूर होकर आकाश के सामने तलाक के कागज रख दिए। उसने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमारी दुनिया अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं एक अफसर हूं और तुम बस एक नाकाम इंसान हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बेइज्जत होना पड़ता है। आकाश ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। उसने मीरा की आंखों में देखा। जहां कभी उसके लिए अथाह प्रेम था, आज वहां सिर्फ सत्ता का नशा और अहंकार था। उसने बिना किसी बहस के दस्तखत कर दिए। जाते जाते आकाश ने सिर्फ एक ही बात कही, मीरा, इंसान की पहचान उसकी वर्दी या उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। याद रखना, कुर्सी आज है कल नहीं, लेकिन जो जमीर मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तुमने मुझे नहीं, उस इंसानियत को तलाक दिया है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया था। मीरा हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें घमंड था। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। आकाश अपना छोटा सा थैला लेकर उस आलीशान बंगले से बाहर निकल गया। उसके पास ना घर था, ना नौकरी, ना ही वो इंसान जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। लेकिन उस रात उज्जैन की सिप्रा नदी के किनारे खड़े होकर आकाश ने एक कसम खाई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे महाकाल, अगर मेरी मेहनत सच्ची है और मेरा प्यार निस्वार्थ था तो मैं वापस आऊंगा। इस बार मांगने नहीं, बल्कि ये दिखाने कि एक साधारण आदमी की मेहनत जब तकदीर बनती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी हिल जाते हैं। दोस्तों, याद रखना, सफलता का नशा कभी कभी हमें अपनों से दूर कर देता है, पर याद रहे, ऊंचाइयों पर अकेले खड़े होने से बेहतर है कि जमीन पर अपनों के साथ रहा जाए। क्योंकि जब इंसान ऊपर से गिरता है तो उसे संभालने वाले वही अपने ही होते हैं जिन्हें उसने रास्ते में छोड़ दिया होता है। तलाक के कागज पर दस्तखत करने के बाद जब आकाश उस बंगले से बाहर निकला तो उसके पास रहने को छत तक नहीं थी। कंधे पर एक पुराना झोला और आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। उज्जैन की सर्द रात थी। आकाश एक पार्क की बेंच पर बैठा सोच रहा था कि जिस मीरा के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी ने आज उसे नाकाम और बोझ कहकर ठुकरा दिया। उसके कान में मीरा के वो शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम बस एक नाकाम इंसान हो। आकाश ने उसी रात फैसला किया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा, मीरा, तुमने मेरी गरीबी देखी है, मेरा संघर्ष देखा है, लेकिन अब तुम मेरी कामयाबी देखोगी। तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई है, अब मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था।
पेट पालने के लिए पैसा चाहिए था और सपनों के लिए वक्त। आकाश ने शहर के किनारे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां न खिड़की थी और न ठीक से रोशनी। दिन निकलते ही आकाश काम की तलाश में निकल जाता। उसने कभी शर्म नहीं की। कभी वो अनाज मंडी में बोरियां उठाता, तो कभी किसी निर्माणाधीन इमारत पर ईंटें धोता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर थककर चूर हो जाता था, लेकिन उसका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। दोस्तों कहते हैं, मेहनत की रोटी और आंसुओं का घूंट इंसान को वो सबक सिखाता है जो दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। याद रखना, हीरा जितना ज्यादा घिसता है उसकी चमक उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। एक तरफ आकाश का ये कठिन जीवन था, तो दूसरी तरफ डीएसपी मीरा की चकाचौंध भरी जिंदगी। मीरा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो शहर की सबसे महंगी क्लबों में जाती, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पार्टियां करती और अपनी कामयाबी का जश्न मनाती। उसे कभी एक पल के लिए भी आकाश का ख्याल नहीं आया। उसके लिए आकाश उसकी जिंदगी का एक ऐसा दाग था जिसे उसने धो दिया था। वो अपनी वर्दी के नशे में इतनी अंधी थी कि उसे लगने लगा था कि वो अजय है। वहीं दूसरी ओर शाम को जब मजदूरी करके आकाश वापस लौटता तो वो सोता नहीं था। वो बाजार से पुरानी किताबें खरीद लाता। रात को जब पूरा शहर सो जाता तो उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया या मोमबत्ती जलती थी। आकाश घंटों तक यूपीएससी की तैयारी में डूबा रहता था। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। वो सिर्फ पानी पीकर रात बिता लेता और किताब के पन्नों में अपनी भूख भूल जाता। जब कभी उसका मन डोलता या थकान हावी होती तो वो अपनी जेब से वही तलाक का कागज निकाल लेता। मीरा के वो कड़वे शब्द उसकी थकान मिटा देते और उसे पढ़ने के लिए फिर से मजबूर करते थे। कहते हैं, जब अपमान की आग दिल में लगती है तो वो या तो इंसान को राख कर देती है या उसे कुंदन बना देती है। फैसला आपका है कि आप जलकर खत्म होना चाहते हैं या चमकना चाहते हैं। आकाश ने अपनी इस खामोश तपस्या को किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि शोर मचाने से कामयाबी नहीं मिलती। उसने समाज से दूरी बना ली। जो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते थे उनसे मिलना बंद कर दिया। उसके लिए अब सिर्फ दो ही चीजें थी, दिन की मजदूरी और रात की पढ़ाई। 2 साल बीत जाते हैं। आकाश ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन वो असफल रहा। लोग कहने लगे, मजदूरी करने वाला कलेक्टर बनेगा, पागल हो गया है। लेकिन आकाश विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वो अब ईंट ढोते समय भी मन ही मन इतिहास और राजनीति के पाठ याद करता था। कहते हैं कि जब आपकी मेहनत सच्ची हो तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में जुट जाती है। आकाश की तपस्या रंग लाई। उसने प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस निकाला और आखिरकार इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने जब उसके फटे हुए हाथ और उसकी कहानी सुनी तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। नतीजों का दिन आया। उज्जैन के उस छोटे से अंधेरे कमरे में आकाश ने इंटरनेट पर अपना नाम चेक किया। लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर रैंकों में था। 15वीं रैंक आई थी। आकाश की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो तुरंत महाकाल के मंदिर पहुंचा और माथा टेक कर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे गिरने दिया ताकि मैं और मजबूती से खड़ा हो सकूं। लेकिन आकाश ने अपनी इस कामयाबी का ढिढोरा नहीं पीटा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने खुद को और निखारा। वो चाहता था कि जब वो दुनिया के सामने आए तो उसका काम बोले, उसकी आवाज नहीं। उधर मीरा अभी भी अपने अहंकार के महल में कैद थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस मजदूर को उसने अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर फेंका था वो अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां पहुंचने का सपना मीरा जैसे हजारों अधिकारी देखते हैं। दोस्तों, आपकी हार तब नहीं होती जब दुनिया आपको ठुकरा दे। आपकी हार तब होती है जब आप खुद को हारा हुआ मान लें। अपमान को जहर की तरह मत पियो, उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करो ताकि आपकी कामयाबी की मसाल और तेज जल सके। उज्जैन शहर में एक दिन काफी गहमा गहमी थी। शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। धूल, मिट्टी,
मशीनों का शोर और तपती धूप थी। इसी धूल और मलबे के बीच एक शख्स काम कर रहा था, जिसके चेहरे पर पसीना था और हाथों में कुछ पुरानी फाइलें और नक्शे थे। वो था आकाश। आकाश की आईएएस की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसे इसी जिले में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। वो किसी को बिना बताए एक साधारण निरीक्षण के लिए उस निर्माण स्थल पर पहुंचा था। उसने वही पुराने साधारण कपड़े पहने थे ताकि वो आम लोगों के बीच रहकर काम की हकीकत जान सके। उसके चेहरे पर धूल जमी थी जिससे उसे पहचान पाना मुश्किल था। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की 3-4 गाड़ियां तेजी से उस तरफ आ रही थीं। बीच में काले रंग की एक शानदार सरकारी जीप थी जिस पर पुलिस का झंडा लगा था और आगे डीएसपी की प्लेट। वो मीरा थी। मीरा अब और भी ज्यादा सख्त और अहंकारी हो चुकी थी। वो उस इलाके से गुजर रही थी और सड़क पर काम की वजह से लगे ट्रैफिक को देखकर बुरी तरह चिढ़ गई। मीरा ने अपनी गाड़ी रुकवाई। वो चश्मा लगाए पूरी वर्दी में ठाठ से नीचे उतरी। उसके उतरते ही हवलदारों की फौज उसके पीछे लग गई। मीरा ने चिल्लाकर वहां के सुपरवाइजर को बुलाया। ये क्या बदतमीजी है? आधे घंटे से रास्ता जाम है, काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा है? तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े आकाश पर पड़ी। आकाश धूल में सना हुआ था और हाथ में नक्शा लिए एक मजदूर से बात कर रहा था। मीरा की आंखों में नफरत की चमक आ गई। उसने जोर से आवाज दी, ओए ओ मजदूर, इधर आ। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। सामने वही मीरा थी जिसे उसने कभी अपनी जान से ज्यादा चाहा था। आज वो वर्दी के रौब में उसे मजदूर कहकर बुला रही थी। आकाश खामोशी से चलकर उसके पास गया। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सबके सामने जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने साथ खड़े पुलिस वालों और वहां जमा भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इसे, ये है मेरा भूतपूर्व पति। मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों की तकदीर में सिर्फ मिट्टी ढोना ही लिखा होता है। आज देख लो, इसकी औकात भी वही की वही है। आकाश चुप रहता है। उसकी खामोशी मीरा को और ज्यादा उकसा रही थी। मीरा ने आकाश के हाथ से वो फाइल छीन ली और जमीन पर फेंक दी। उसने कहा, इन कागजों को पकड़ने से तुम बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। तुम कल भी नौकर थे और आज भी मजदूरी ही कर रहे हो। मुझे तो सोचकर भी घिन आती है कि कभी मैं इस इंसान के साथ एक छत के नीचे रहती थी। दोस्तों, घमंड की सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह इंसानों को दूसरों की मेहनत का अपमान करना सिखा देता है। लेकिन याद रखना, जो आज जमीन पर झुककर काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका नसीब भी हमेशा जमीन पर ही रहेगा। वहां मौजूद मजदूर और राहगीर दंग थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक महिला अधिकारी अपने ही पूर्व पति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। मीरा ने आगे बढ़कर आकाश के पास आकर धीरे से कहा, शर्म आती है मुझे कि मेरा नाम कभी तुम्हारे साथ जुड़ा था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते तुम्हें तलाक दे दिया, वरना आज मैं भी तुम्हारी तरह इसी धूल में कहीं खो गई होती। नौकरों की जगह कदमों में ही होती है और तुम वहीं रहोगे। आकाश ने झुककर जमीन से अपनी फाइल उठाई और उसे साफ किया। उसने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। आकाश ने बहुत ही धीमी और संयंत आवाज में कहा, मीरा जी, वर्दी इंसान को सुरक्षा के लिए मिलती है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आज आप जिस ऊंचाई पर खड़ी होकर मुझे छोटा देख रही है, शायद वहां से आपको जमीन की हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। मीरा जोर से हंस पड़ी। हकीकत तो यह है कि मैं एक डीएसपी हूं और तुम धूल चाट रहे हो। आइंदा मेरी गाड़ी के आसपास भी मत दिख जाना, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। इतना कहकर मीरा अपनी गाड़ी में बैठ गई और धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद वहां खड़े पुलिस वाले भी आकाश पर तंज कसते हुए चले गए। आकाश वहीं खड़ा रहा। उसके पास मौजूद एक बूढ़े मजदूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बुरा मत मानना, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। आकाश मुस्कुराया और बोला, काका, बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा तो सोच का है जो इंसान को इंसान नहीं समझने देती। आकाश जानता था कि सच बताने का यह सही समय नहीं है। वो चाहता तो वहीं अपनी पहचान बता सकता था, लेकिन वो चाहता था कि सच का तमाचा तब लगे जब उसकी गूंज दूर तक जाए। वो चुपचाप अपनी गाड़ी
जो कुछ दूर खड़ी थी और जिसमें उसका ड्राइवर इंतजार कर रहा था, वो उसकी ओर जाने के बजाय पैदल ही वहां से निकल गया। कहते हैं खामोशी का मतलब हार मान लेना नहीं होता। कभी कभी हम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमारा जवाब शब्द नहीं बल्कि हमारा आने वाला वक्त देगा। उस रात मीरा ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और बड़े गर्व से बताया कि कैसे उसने आज अपने मजदूर पति को उसकी सही जगह दिखाई। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे बहादुर बता रहे थे, लेकिन मीरा को यह नहीं पता था कि जिस मजदूर का उसने अपमान किया है उसी के पास अब उसकी किस्मत की चाबी आने वाली है। उधर आकाश अपने दफ्तर पहुंचा। उसने अपने स्टोने से कहा, जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ और साथ ही सभी थानों की रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए, विशेष रूप से उन अधिकारियों की जिन पर भ्रष्टाचार या काम में लापरवाही की शिकायतें हैं। आकाश की आंखों में अब एक नया संकल्प था। उसने ये सब बदला लेने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए किया था। लेकिन विधि का विधान देखिए, मीरा का नाम उन अधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था जिनकी फाइलें जांच के घेरे में थी। दोस्तों, कहते हैं किसी को उसकी गरीबी या उसके काम की वजह से नीचा दिखाना आपके छोटेपन को दर्शाता है, सामने वाले के नहीं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज नीचे है वो कल इतना ऊपर जा सकता है कि आपको उसे देखने के लिए अपनी गर्दन बहुत ऊंची करनी पड़ेगी। इस घटना को बीते हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मीरा अभी भी अपनी जीत के नशे में चूर थी। उसे लग रहा था कि उसने आकाश को अपमानित करके अपनी पुरानी कमी का बदला ले लिया है। वो अपने ऑफिस में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और अपने मातहतों को बिना वजह डांट रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वर्दी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और विभाग का एक वरिष्ठ क्लर्क अंदर आया। उसके हाथ में एक पीला लिफाफा था। क्लर्क के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा मीरा की मेज पर रखा और कहा, मैडम, हेडक्वार्टर से आपके लिए जरूरी डाक आई है। मीरा ने लापरवाही से लिफाफा खोला। उसे लगा होगा कि शायद कोई नया प्रशंसा पत्र या पदोन्नति की खबर होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पत्र की लाइनें पढ़ी उसके चेहरे पर रंग सफेद पड़ता गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और हाथ की चाय का कप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उस पत्र पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सस्पेंशन ऑर्डर। मीरा पर गंभीर आरोप लगे थे। उन पर पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग और एक पुराने केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायतें थी। शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया था और विभाग की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। पत्र के अंत में लिखा था कि उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए जिले के नए नियुक्त आईएएस अधिकारी के सामने पेश होना होगा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वर्दी उसकी जान थी, जो पद उसका अहंकार था, वो एक कागज के टुकड़े ने छीन लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उसे लगा कि शायद किसी दुश्मन ने साजिश रची है। वो बदहवास होकर अपने घर पहुंची। उसके माता पिता और दोस्त, जो अब तक उसके रुतबे के पीछे भागते थे, सस्पेंशन की खबर सुनते ही पीछे हटने लगे। किसी ने साथ देने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक बात सच है दोस्तों, जब तक हाथ में सत्ता और जेब में पैसा होता है दुनिया सलाम करती है, लेकिन जिस दिन ये साथ छोड़ देते हैं उस दिन साया भी साथ छोड़ देता है। असली अपने वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसे अपनी नौकरी बचानी थी, वरना समाज उसे जीने नहीं देगा। अगले दिन सुबह सुबह वो कलेक्टर ऑफिस पहुंची। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी क्योंकि वो निलंबित थी। वो साधारण साड़ी में थी। चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। कलेक्टर ऑफिस के बाहर भारी भीड़ थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मीरा को कभी लाइन में लगने की आदत नहीं थी, लेकिन आज उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। चपरासी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। उसे महसूस हुआ कि बिना पद के इंसान की क्या कीमत रह जाती है। आखिरकार चपरासी ने उसे अंदर बुलाया। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो नए कलेक्टर साहब के सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और अपनी रसूख का वास्ता देगी। वो जैसे ही बड़े केबिन के भीतर दाखिल हुई, उसे एक शानदार महोगनी की मेज दिखाई दी। मेज के पीछे एक बहुत बड़ा नामपट्ट लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आईएएस आकाश। मीरा के कदम वहीं जम जाते हैं।
उसने अपनी आंखें हाथों से मली। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। कुर्सी घूमती है और सामने बैठा शख्स धीरे से अपना चश्मा उतारता है। वो कोई और नहीं, वही मजदूर पति था जिसे 2 दिन पहले उसने बीच सड़क पर बेइज्जत किया था। आकाश बिल्कुल शांत था। उसने सफेद कड़क शर्ट पहनी थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसकी आंखों में वही गंभीरता थी जो एक न्याय करने वाले अधिकारी में होती है। आकाश ने बहुत ही सदे हुए स्वर में कहा, बैठिए मीरा जी, फरमाइए। कलेक्टर दफ्तर में आपका स्वागत है। मीरा की जुबान लकवा मार गई। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भाग जाए या मर जाए। जिस इंसान को उसने नौकर और मजदूर कहा था, वो आज जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उसके ही सामने बैठा था। उसे याद आया कि कैसे उसने आकाश की फाइलों को जमीन पर फेंका था। आज उसी आकाश के हाथ में मीरा की पूरी जिंदगी और कैरियर की फाइल थी। सच कहा है किसी ने, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसका प्रहार होता है तो इंसान को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता। वक्त सबका आता है, बस किसी का समय होता है और किसी का दौर होता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुर्सी पर बैठने के बजाय वही मेज के सामने खड़ी होकर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, आकाश, तुम कलेक्टर कैसे? आकाश ने शांत भाव से कहा, मैडम जी, कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। यहां मैं कोई पति या दुश्मन नहीं हूं, बल्कि एक लोक सेवक हूं। आपकी फाइल मेरे सामने है। आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आपकी क्या सफाई है? मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आकाश सर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो। मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आकाश मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, गलती मुझे पहचानने में नहीं हुई, गलती इंसान को इंसान न समझने में हुई। आपने उस दिन सड़क पर आकाश को नहीं, बल्कि एक इंसान को बेइज्जत किया था। आपको लगा कि मजदूर है तो उसका कोई स्वाभिमान नहीं होगा। आपको लगा कि वर्दी मिल गई है तो आप भगवान हो गई है। मीरा मेज पर झुक गई और बोली, आकाश, मेरी नौकरी बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे माता पिता का नाम डूब जाएगा। मैं फिर से तुम्हारी वही मीरा बन जाऊंगी। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। आकाश ने फाइल बंद की और अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वो खिड़की के पास गया और बाहर की ओर देखते हुए बोला, मीरा, रिश्ते सौदेबाजी से नहीं चलते। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मुझे बोझ समझा। आज जब आपको अपनी कुर्सी की जरूरत है तो मैं आपको अपना लगने लगा। नौकरी मैं नहीं बचाऊंगा, नौकरी आपका सच बचाएगा। अगर आप निर्दोष होंगी तो बहाल होंगी और अगर दोषी होंगी तो सजा पाएंगी। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। मीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक पति नहीं खोया था, बल्कि एक ऐसा हीरा खोया था जिसने उसे बनाने के लिए खुद को घिस दिया था। उसे अपनी वर्दी की चमक में आकाश का पसीना कभी नहीं दिखा। दोस्तों, सफलता का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना है। पद का अहंकार एक ऐसा नशा है जो उतरने के बाद सिर्फ शर्मिंदगी छोड़ जाता है। कभी किसी को कमजोर समझकर मत दबाओ, क्योंकि समय के पास हर किसी का हिसाब सुरक्षित रहता है। कलेक्टर ऑफिस के उस आलीशान कमरे में सन्नाटा पसरा था। एक तरफ जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस आकाश बैठा था और दूसरी तरफ एक टूटी हुई घमंड से खाली हो चुकी मीरा खड़ी थी। मीरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे आज अपनी हर वो बात याद आ रही थी जो उसने आकाश को चुभाई थी। मीरा अचानक आगे बढ़ी और आकाश के पैरों के पास फर्श पर बैठ गई। उसने रोते हुए आकाश का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, आकाश, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें वो सब कुछ कहा जो एक दुश्मन भी नहीं कहता, पर खुदा के लिए मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती। अगर तुम अपनी रिपोर्ट में मेरे पक्ष में 2 शब्द लिख दोगे तो मेरी वर्दी बच जाएगी। हम फिर से साथ में रहेंगे। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। आकाश ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा और बहुत ही गरिमा के साथ अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने मीरा को उठने का इशारा किया और शांत स्वर में कहा, मीरा जी, उठिए। ये दफ्तर भावनाओं का नहीं, न्याय का मंदिर है। और रही बात प्यार की, तो प्यार कभी मौके का मोहताज नहीं होता। प्यार तो वो था जो मैंने उस वक्त किया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और प्यार वो था
जिसे तुमने उस वक्त ठुकरा दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मीरा गिड़गिड़ाती रही। आकाश, पुरानी बातें भूल जाओ। देखो अब तो तुम भी इतने बड़े अफसर बन गए हो, अब तो लोग हमारी जोड़ी की मिसाल देंगे। एक आईएएस पति और एक डीएसपी पत्नी, हमारा रुतबा पूरे शहर में होगा, कोई हमें उंगली नहीं दिखा पाएगा। आकाश की आंखों में एक फीकी मुस्कान आई। उसने कहा, मीरा, तुम्हारी सोच आज भी वही खड़ी है जहां से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम आज भी इंसान से नहीं आईएएस से जोड़ना चाहती हो। अगर आज मैं यहाँ इस कुर्सी पर ना बैठकर उसी निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रहा होता तो क्या तुम यहाँ आकर मेरे पैर पकड़ती? क्या तब भी तुम कहती कि चलो फिर से साथ रहते हैं? मीरा का सिर शर्म से झुक गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रिश्ते जब जरूरतों की बुनियाद पर टिके होते हैं तो वे सिर्फ सौदे कहलाते हैं, और सौदा खत्म होते ही रिश्ता भी दम तोड़ देता है। सच्चा साथ वो है जो तब भी खड़ा रहे जब हाथ में ना पद हो ना पैसा। आकाश ने मेज पर रखी मीरा की फाइल खोली और गंभीर होकर बोला, मीरा, एक जिला अधिकारी के तौर पर मेरा पहला कर्तव्य इस कुर्सी और इस देश के प्रति है। तुम्हारी फाइल कहती है कि तुमने अपनी वर्दी का इस्तेमाल लोगों को डराने और गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए किया। तुमने उस पद का अपमान किया जिसे दिलाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया था। मैं अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के लिए तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें बचाऊंगा भी नहीं। आकाश ने पेन उठाया और फाइल पर अपनी टिप्पणी लिखी। उसने जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इसका मतलब साफ था, मीरा को अपनी गलतियों का हर्जाना भुगतना ही होगा। उसकी नौकरी अब बचना नामुमकिन था। मीरा पागलों की तरह हंसने लगी। तो क्या तुम मुझे बर्बाद होते देखना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा बदला है? आकाश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह बदला नहीं है, ये परिणाम है। तुमने समाज को जैसा दिया, समाज ने तुम्हें वही लौटाया। मैंने तुमसे कभी बदला नहीं चाहा। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं उसी दिन सड़क पर अपनी पहचान बता देता जब तुमने मुझे नौकर कहा था। लेकिन मैंने इंतजार किया कि तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हें जवाब दे, पर अफसोस तुम्हारी आत्मा नहीं जागी, तुम्हारी सिर्फ जरूरत जागी है। मीरा को समझ आ गया कि वो अब सब कुछ हार चुकी है। वो लड़खड़ाते कदमों से दफ्तर के बाहर निकलने लगी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। आकाश अब अपनी फाइलों में व्यस्त हो चुका था। वो वही मेहनती और ईमानदार आकाश था, बस अब उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कहते हैं, वक्त जब करवट लेता है तो सबसे पहले उस इंसान का अहंकार तोड़ता है जिसे लगता था कि वो कभी नहीं गिरेगा। कभी किसी के बुरे वक्त का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त के पास हर किसी का पता जरूर होता है। आकाश ने उस दिन एक नया इतिहास रचा। उसने साबित कर दिया कि एक आम आदमी अगर ठान ले तो वो पहाड़ भी चीर सकता है। उसने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि कामयाबी का असली मजा बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाने में है कि आपसे नफरत करने वाले खुद अपनी नजरों में गिर जाएं। मीरा की नौकरी चली गई। उसके वे दोस्त और रिश्तेदार जो उसके डीएसपी होने पर गर्व करते थे, अब उसे पहचानते भी नहीं थे। वो एक छोटे से मकान में रहने लगी जहां हर दिन उसे आकाश की याद आती थी। उस आकाश की नहीं जो कलेक्टर था, बल्कि उस आकाश की जिसने गरीबी में भी उसे रानी बनाकर रखा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, पद और पैसा आज है कल नहीं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। दूसरी बात सिखाती है कि जब दुनिया आप पर हंसे तो लड़ने के बजाय अपनी काबिलियत पर काम करें। आपकी सफलता आपके सबसे बड़ी गूंज होगी। और तीसरी बात, कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। हमें उम्मीद है कि आकाश और मीरा की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपनों का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।